गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 1 के बारे में। इसे हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे। जो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं वो हमने कैसे सॉल्व किए हैं, तो अभी हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटे। फर्स्ट, हमने लास्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था बेटे। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे। कह रहा है प्रिडिक्ट करो रेंट ऑफ फैक्टर की पोजीशंस, यानी कि वो इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा या फिर ग्रेटर देन 1 होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, रेंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 इन द फॉलोइंग। पता लग गया। तो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इथेनॉइक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाए, H2O, ठीक है, तो ये बेटे क्या होगा, हमें पता है एसिड है, पानी में डालेंगे तो ये जरूर डिसोसिएट होगा। तो कितने आयंस देगा बेटे? एटलीस्ट 2 आयंस इसमें से निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, तो 2 आयंस निकलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब डिसोसिएट होगा, सॉल्यूट यहाँ पर डिसोसिएट होगा। लेकिन अगर हम इसी सॉल्यूट को यानी इथेनॉइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, बेंजीन, तो बेटे क्योंकि ये बेंजीन जो है ये है आपका नॉन पोलर, तो नॉन पोलर क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक तो करेगा नहीं, आयंस तो बनाएगा नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या, तो बेटे ये जो है ना, ये क्या करेगा, अपने आप को ही ज्वाइन करना शुरू कर देगा। कैसे ज्वाइन करेगा, तो वो आप यहाँ देख लो बेटे, कैसे ज्वाइन करेगा ये। तो आपने यहाँ देखा कि दो इथेनॉइक मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए और इनके O और H के बीच में क्या होगा बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। ये कौन सी बॉन्डिंग है बेटे? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर लेट सपोज मेरे पास 2 मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल बन के मेरे पास आएगा जिसे हम कहेंगे डाइमर। क्यों कहेंगे हम इसे डाइमर? क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आई की वैल्यू हमने लिए तो 2 थे, लेकिन आई की वैल्यू 1 आ रही है, जो कि आपकी इसके कंपैरेटिवली 2 से कम आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ एक मॉलिक्यूल बचा, तो आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इसे बोलते हैं सॉल्यूट का एसोसिएशन। क्लियर है ये बात? तो बेटे ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो उसने पूछा था कि पहले केस में क्या होगा और दूसरे केस में क्या होगा, तो हमने बता दिया कि पहले केस के अंदर डिसोसिएट होगा, दूसरे केस के अंदर एसोसिएट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो बेटे सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी गिवन है बेटे 0.1 मोलर, किसकी? सोडियम सल्फेट की, Na2SO4 इज डिसॉल्व टू एन एक्सटेंट ऑफ अल्फा दे रखा है बेटे 95% है, तो इसका मतलब ये होगा 0.95 अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बताओ क्या होगा। आर की वैल्यू गिवन है बेटे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर की जो वैल्यू है बेटे वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे 273 ऐड करके 300 केल्विन हम कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ पाई हमें कैलकुलेट करना है, तो बेटे पाई कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो बेटे देखिएगा यहाँ पे पाई बराबर क्या होता है, N/B/RT इनटू में आई, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की बात हो रही है। ओके, नाउ हमें आई को पहले कैलकुलेट करना होगा। देखिए बेटे N/V तो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ये कहलाएगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ MRT, ये मोलैरिटी है, या आप मोलैरिटी को कंफ्यूज ना हो तो मैं कॉन्सेंट्रेशन C लिख देता हूँ यहाँ, CRT इनटू में आई। तो बेटा सी हमें पता है 0.1 है, आर हमें पता है 0.082 है, और टेम्परेचर हमें पता है 300 है। रह गई हमारी आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटे हमारे पास है क्या, ध्यान दीजिए, हमारे पास है सोडियम सल्फेट, और वो कह रहा है 95% डिसोसिएट हो रहा है, वो सॉल्ट है ना, डिसोसिएट हो जाएगा। 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो अगर मैं कहता हूँ एट टी इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन 1 थी, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन 0 होगी क्योंकि ये बने नहीं। और टी इक्वल्स टू टी डैश में अगर इसमें से अल्फा टूटा, तो बेटे ये 2 अल्फा बना होगा, ये अल्फा बना होगा। तो अगर मैं आई निकालूं बेटे, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा।
प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, 1 प्लस 2 अल्फा इसका आई आ जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू हमें पता है, 1 प्लस 2 इंटू में 0.95। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो मैं बताता हूँ इसमें कितना कैलकुलेशन करके आता है बेटे। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू में 0.95 तो आती है बेटे 1.9 के बराबर, और 1 जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2.9 के बराबर। 2.9 आई की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पुट कर दो बेटे यहाँ पर 0.1, 0.082, 300 इंटू में 2.9। जो इससे सॉल्व करके लेके आएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर। दिस इज द क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। सॉल्यूशन लिख दो। What type of azeotropic mixture will be formed by a solution of acetone and chloroform? तो बेटे हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो किसका बना हुआ है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो बेटे ध्यान कर लीजिए, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलकर के बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन। कैसा बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है बेटे ये, नॉन आइडियल। क्लियर? तो वो कह रहा है कौन सा एजियोट्रोपिक बनेगा। तो बेटे हमें अगर नॉन आइडियल का रोल्स लॉ वाला ग्राफ याद हो थोड़ा बहुत भी, तो हम क्या देखते थे कि अगर हमारे पास सॉल्यूट की कर्व लाइन ये है, सॉल्वेंट की कर्व लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है, और सॉल्यूशन की कर्व लाइन ये होती है। तो ये बेटे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, लेकिन क्योंकि ये नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन है तो इसमें क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम आएगा। ठीक है, जब कम आएगा वेपर प्रेशर तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका एजियोट्रॉप बनाएगा, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये एजियोट्रॉप है। तो बेटे यहाँ पे वेपर प्रेशर ना लो है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो हम क्या कहेंगे, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। कैसा एजियोट्रॉप बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये बन जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो बनेगा वो आपका क्लोरोफॉर्म इससे बनेगा। अब उसने कहा जस्टिफाई करिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट डेवलप इन द सॉल्यूशन। तो बेटे जस्टिफाई कैसे करना है इसको, आप ये कहेंगे कि जो हमारा, लेट सपोज ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है, तो नेगेटिव डेविएशन में बेटे जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बराबर तो होता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के, बट लेस देन होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन के। तो आप कहोगे जो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन is more than acetone and chloroform interaction। खत्म। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि जो हमारा इंटरेक्शन होता है नेगेटिव डेविएशन में, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो हायर होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट से और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है बेटे 300 केल्विन, 30 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि ये सॉल्यूट होगा, 30 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, अ लीटर का मतलब होता है 1 लीटर, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 4.98 बार। ओके, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ग्लूकोज सॉल्यूशन, अच्छा ये, अच्छा दूसरा भी है इसके अंदर, एक सिचुएशन ये हो गई, ये है आपकी सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन सेकंड क्या कह रहा है कि अगर पाई की वैल्यू हो जाए 1.52 बार तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी।
इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। देखिए बेटे ये ग्लूकोज के लिए पहली वाली सिचुएशन, तो दूसरी वाली भी आपकी किसके लिए है, ग्लूकोज के लिए। बट वो कह रहा है कि एक में प्रेशर आ रहा है इतना, दूसरे में अगर मुझे इतना प्रेशर करना हो तो कंसंट्रेशन कितनी यूज होगी। तो बेटे ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पाई बराबर हमें क्या पता है, पाई बराबर हमें पता है बेटे डब्ल्यू बी बाई एम बी, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू में आर टी बाई वी होता है। ठीक है, क्योंकि ये मोल्स है ये वॉल्यूम है तो कंसंट्रेशन इनकी बनेगी। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनिए। डब्ल्यू बी बेटे हमें कितना दे रखा है 30, मॉलिक्यूलर मास होता है ग्लूकोज का 180। ठीक है, इनटू में आर टी, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटे 1। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालू बेटे यहां से, तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन आ रही है बेटे 3 से गया 1/6 आर टी, इतनी आ रही है मेरी। ठीक है, ये आ गया हमारा पाई, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 4.98। अब दूसरी सिचुएशन में बेटे क्या कह रहा है वो, कि पाई जो अगर आप निकालते हो तो कॉन्सेंट्रेशन सीआरटी होता है हमारा, क्योंकि एन बाई वी है। सी बराबर क्या है हमारा यहाँ पे, सी बराबर बेटे ये है डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू में वॉल्यूम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई वी, ये कॉन्सेंट्रेशन है बेटे। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में कह रहा है कि प्रेशर है 1.52, तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो। आर और टी सेम रहेगा दोनों केस के अंदर क्योंकि सॉल्यूशन सेम है। ठीक है, तो बेटे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो हम क्या देखेंगे 4.98 डिवाइड बाय 1.52 इज इक्वल्स टू 1/6 आर टी अपॉन में सी आर टी। आर टी से आर टी कैंसिल बेटे। ठीक है, तो मैं अगर यहां से देखूं तो ये मेरा बन जाएगा 1/6 सी, 498 डिवाइडेड बाय 152, पॉइंट हटा दिया मैंने। तो अगर मैं ऐसे सी कैलकुलेट करूं बेटे तो सी मेरे कंसंट्रेशन कितनी आएगी बेटे, मेरे पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 152 डिवाइडेड बाय 498 इंटू में 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो बेटे इसे सॉल्व करता हूं मैं, 152 को डिवाइड कर देते हैं 6 से, डिवाइड कर देते हैं 498 से। तो बेटे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो आ रही है 0.050 मोलर। खत्म क्वेश्चन। ठीक है बेटे, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कहा क्या था और पूछा क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एक्सप्लेन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके बेटे, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा है हमें ग्राफ ड्रॉ करो किसका, एलिवेशन, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एक्सप्लेन द एलिवेशन, एलिवेशन का बताना है बेटे। ठीक है, तो देखिए हम ग्राफ बनाएंगे बेटे। तो ग्राफ हमें याद होगा, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था ये ग्राफ। ठीक है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज हो रहा हो और ये प्रेशर की बात करें, तो बेटे हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट जो आती है ना वो 1 एटमॉस्फेयर पे आती है, क्योंकि हमारा जो सी लेवल पे प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर का है। ठीक है, तो इसके लिए बेटे हमने दो ग्राफ बनाए थे जो हमें बुक में बताए गए हैं। पहला ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ बेटे ये। अगर आप इसे देखोगे तो बेटे ये वाला जो ग्राफ है नीचे वाला, इसे बोलते हैं सॉल्यूशन ग्राफ। ये सॉल्यूशन की लाइन होती है, और ये नीचे वाली जो है, ये ऊपर वाली जो है सॉरी, ये आती है सॉल्वेंट की। तो बेटा आप देखोगे कि हमारा जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन वो कहां पर बॉईल होंगे। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक पे। ठीक है ना, तो अगर मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर दूं बेटे, एक लाइन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ दिस वन, और एक लाइन और ले रहे हैं बेटे दिस वन। ठीक है बेटा, ये मैंने लाइन ली है। तो आप देखोगे कि ये टेम्परेचर किसका आएगा, सॉल्यूशन का, जबकि ये टेम्परेचर किसका आएगा, सॉल्वेंट का। तो मैं क्या कहूंगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये बता रहा है कि टेम्परेचर सॉल्वेंट से ज्यादा किसका है, सॉल्यूशन का है। दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ, सॉरी डेल्टा टी बी। बॉइलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो डेल्टा टी बी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, टी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी ऑफ सॉल्वेंट। खत्म बेटे। ठीक है, तो उसने ग्राफ पूछा था, हमने ग्राफ बना दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डिटरमाइन करो ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है जिसमें 25 मिलीग्राम K2SO4 को 2 लीटर पानी में डाला गया है। बस 25 मिलीग्राम K2SO4 है, 2 लीटर पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो बेटे हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पाई हमें निकालना है, वेट दे रखा है सॉल्यूट का 25 मिलीग्राम। ठीक है बेटे, K2SO4 है हमारे पास,
वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, राइट, यही है ना बेटे, देख लेते हैं दोबारा। वॉल्यूम है 2 लीटर और टेम्परेचर देखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब हो गया 25 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 298 केल्विन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। और कह रहा है कंप्लीटली डिसोसिएट होना चाहिए वो, कंप्लीटली डिसोसिएट। यहां पे एक कंडीशन लगा रखी है उसने, कंप्लीटली डिसोसिएट। इसको देखेंगे बेटे, ठीक है। तो सबसे पहले हम K2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। K2SO4 पोटेशियम का होता है 39 इंटू में 2 प्लस 32 प्लस 64। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले, ये आता है 32 ऐड कर देते हैं और 64 ऐड कर देते हैं, या था 174 बेटे। टोटल आ रहा है ये 174 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया K2SO4 का, जो कि हमारा है MB। अब पाई निकालना है बेटे, तो पाई देखिए बेटे, K2SO4 के लिए हम निकालेंगे तो क्या होगा, पाई इज इक्वल्स टू N/V RT इनटू में I। ये I इसलिए आया है क्योंकि उसने क्या कहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो पहले I निकालो बेटे। K2SO4 को अगर आप पानी में डालोगे तो 2K पॉजिटिव देगा और एक SO4 2 माइनस देगा। तो बेटा I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2 आयन सीरे और 1 आयन सीरा, 3 आ गई I की वैल्यू। क्योंकि उसने क्या कहा, 100% डिसोसिएट हुआ है, तो कितने आयन्स बनेंगे अगर टूटेगा तो 3। तो I की वैल्यू 3 हो गई। नाउ N को हम कैसे लिख सकते हैं, WB बाय MB RT बाय V इंटू में I। WB कितना बताया बेटे, 25 मिलीग्राम, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ ये कितना गिवन है, 174। R की वैल्यू कितनी है बेटे, 0.082। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298। वॉल्यूम कितना है बेटे, 2 लीटर। और I की वैल्यू कितनी है, 3। इसको सॉल्व करेंगे बेटे, जो वैल्यू आएगी वो आपका एटमॉस्फेयर में क्या निकल के आ जाएगा, ओस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा ओस्मोटिक प्रेशर को कैसे सॉल्व करते हैं ये पता चल गया। आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। अगर आपने वैल्यू पुट कर दी तो फिर आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए बेटे, ध्यान रखने वाली बात क्या है, टेम्परेचर आपको किस में लेना होता है, केल्विन में। वॉल्यूम आप किस में रखोगे, हमेशा लीटर के अंदर। आर की वैल्यू तब आप क्या रखोगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये कट जाएगी बाद में जाके, तो आपका जो पाई आएगा वो किस में आएगा बेटे, एटमॉस्फेयर में। तो आपको वैल्यूज और यूनिट्स का ना ध्यान देना है कि जो यूनिट्स है वो वही हो जिसमें आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसको समझ लेते हैं। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 2 ग्राम। बेंजोइक एसिड C6H5COOH। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 62, 6 और 32। तो यह आएगा 90 और 32, 122 आ गया बेटे, 122 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया। डिसॉल्व किया गया है 25 ग्राम बेंजीन में, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 25 ग्राम। ओके, हैज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2, यानी डेल्टा टीएफ गिवन है बेटे आपको 1.62 केल्विन। क्या गया हमारे पास, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ की वैल्यू गिवन है बेटे हमें पे 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। बेटे इनकी यूनिट्स का ध्यान देना, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन इफ द एसिड फॉर्म डाइमर। अल्फा पूछा गया है और कहा गया है कि डाइमर फॉर्म होगा, इसका मतलब एन की वैल्यू 2 रहेगी। क्लियर। तो आइए बेटे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटे, फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रीजिंग में क्या होगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में मोलैलिटी इंटू में आई। तो सबसे पहले आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई निकाल लेंगे तो हम डायमंड की फॉर्म में उसको कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा टी एफ को अगर मैं लिख दूं फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके, तो मोलैलिटी लिखी जाएगी डब्ल्यू बी बाय एम बी 1000 बाय डब्ल्यू ए इंटू में आई। नाउ डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे, 1.62। के एफ की 4.9। डब्ल्यू बी कितना देगा बेटे, 2। 122,000 बाय 35 इंटू में आई।
तो अगर बेटे मैं यहां से i को कैलकुलेट करूं तो i बराबर आएगा मेरा 1.62 122 35 डिवाइड बाय 4.92 इंटू में 1000। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे, देखते हैं क्या आती है। 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 122 मल्टीप्लाइड बाय 35 इज इक्वल टू दिस। ओके, डिवाइड कर देते हैं 4.9 से, फिर 2 से, और फिर 1000 से। 0.705 आ गई वैल्यू बेटे इसकी। आई बराबर कितना आ गया? 0.705। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब बेटे हमें निकालना है अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो बेटे ध्यान दीजिए, मैंने आपको एसोसिएशन के लिए पहले वाली क्लास के अंदर भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। एसोसिएशन के लिए हम कैसे निकालते हैं? आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और एन की वैल्यू बेटे कितनी है यहाँ पे? 2 पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा बाय 2, ये हमारे पास आई आ गया। और अगर मैं यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करूं तो बेटे अल्फा इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस आई इंटू में 2, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो बेटे देखिएगा मेरे पास आई की वैल्यू पता है मुझे, 1 माइनस 0.705 इंटू में 2। अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूं बेटे वैल्यू को, और मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो मेरे पास वैल्यू आती है बेटे अल्फा इज इक्वल टू 58, या 58 छोड़िए, 0 पॉइंट मैं लिख देता हूँ, 0.588। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। इसका मतलब 58.8% वो एसोसिएट हो रहा है। तो बेटे ये क्वेश्चन ना पेपर में कई बार आया है बोर्ड में, और हर बार ना घूम घूम के आता है। कभी वो बेंजोइक एसिड दे देगा, कभी वो आपको एसिटिक एसिड दे देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें इस तरह से बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, यानी डेल्टा टी वाला है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टी सॉल्यूशन पता करो, ये कहा गया है। ओके, 60 ग्राम ग्लूकोज, डब्ल्यू बी बराबर 60 ग्राम, मोलर मास गिवन है बेटे 180, बहुत बढ़िया। 250 ग्राम पानी यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 250 ग्राम, 250 ग्राम आ गया बेटे, ठीक है। ओके, और के एफ वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है बेटे। अब यहां से कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। अब देखो बेटे सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्वेंट पता होना चाहिए हमें, और सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है। निकाल लो बेटे, अब यहाँ से सिंपल है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा? के एफ इंटू में मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ को हम ओपन करके कैसे लिखते हैं? टी सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू के एफ, मोलैलिटी को ओपन कर दो बेटे, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू में 1000 बाय डब्ल्यू ए। तो बेटे अगर मैं यहां देखूं टी सॉल्वेंट तो मेरा 273 केल्विन है, और ये मेरा एक्स माना है मैंने, के एफ की वैल्यू होगी 1.86, डब्ल्यू बी हमारा कितना देगा 60 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में 1000 अपॉन 250। बेटे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या पता लगेगा? तो देखिए बेटे, 4 तो यहीं पे आ गया, 36 18, 3 यहाँ आ गया। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1.86 इंटू में 4 बाय 3, 273 माइनस एक्स। अब मैं एक्स इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या? 273, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ, माइनस 1.86 इंटू में 4 बाय 3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो बेटे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू जो आती है बेटे डिवाइड बाय 3, 2.48 के बराबर है। 273 माइनस 2.48 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी 273, अगर इसमें आया 270.52 केल्विन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो हमें भी पता चल गया कि क्वेश्चन में किस टाइप के आंसर्स
हमको निकालने और कैसे निकालने, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन आता है हमारा इसके अंदर। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो हम इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखते हैं क्या आप कह रहा है। ए 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। अच्छा ओके, इसके अंदर दो चीजें, एक सुक्रोज है और एक ग्लूकोज है, इसका मतलब दो कंडीशन में सॉल्व होगा। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम सुक्रोज को समझते हैं। सुक्रोज के बारे में क्या कह रहा है बेटा, 10% सॉल्यूशन बाय मास, यानी कि 10% का मतलब हो गया 10 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बेटा ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी बात है। पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं बेटे इसको पतला, थोड़ा सा, ला, ये ठीक है। तो बेटे 10 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब वेट ऑफ सुक्रोज हमारे पास कितना आ गया बेटे, वो आ गया 10 ग्राम, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ बेटे इसके अंदर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दे तो 90 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट आ जाएगा। उसमें कह रहा है वो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है आपको 269.15 केल्विन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हमने पानी के अंदर बनाया है इसको, तो हमें ये पता चल गया कि टी सॉल्वेंट कितना होगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है ना 273.15 केल्विन, ये हमारा पानी का हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करूं बेटे, तो वो क्या हो जाएगा, टी सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा बनेगा 273.15 माइनस 269.15, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटे, हमारे पास 4 केल्विन के करीब हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा टीएफ का। ओके, नाउ कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% सॉल्यूशन ग्लूकोज। अब दूसरी सिचुएशन दी है बेटे इसने, पार्टीशन कर लेते हैं एक, ये हमने पार्टीशन कर लिया, ग्लूकोज लिख लेते हैं इधर, ग्लूकोज, ठीक है। 10% ग्लूकोज का है, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटे, 100 ग्राम। 10% का मतलब तो ये हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं निकालूं तो बेटे वो हो गया हमारा 90 ग्राम। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू नहीं। ओके, फ्रीज हो रहा है टी, प्योर वाटर का दे रखा है बस, और कुछ नहीं बेटे, ठीक है। ओके, मोलर मास लिख लो बेटे इसका, ग्लूकोज का मोलर मास है बेटे 180। अब उसने बेटे कंडीशन कुछ भी नहीं दी है, उसने बस ये बताया एक सुक्रोज है एक ग्लूकोज है, सुक्रोज में 10% सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ग्लूकोज में भी 10% सॉल्यूशन बनाया है। सुक्रोज का सॉल्यूशन और सॉल्वेंट हमें पता है, जबकि इसमें कह रहा है ग्लूकोज का टी सॉल्यूशन निकाल दो। टी सॉल्यूशन निकालो, अब बेटे पानी में ही बना हुआ है तो टी सॉल्वेंट मुझे पता है इसका, दैट विल बी इक्वल्स टू 273.15। नाउ दोनों सिचुएशंस को देख लेते हैं बेटा, यहां से मैं डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करता हूं। डेल्टा टीएफ बराबर क्या हुआ, के एफ इंटू में मोलैलिटी, मोलैलिटी को लिख दो बेटे डब्ल्यू बी बाय एम बी, 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। बेटे क्योंकि इसमें भी आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और इसमें भी आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर, दोनों सिचुएशन में वाटर है, तो दोनों का केएफ सेम होगा, तो केएफ कैलकुलेट करो बेटे। तो केएफ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी डेल्टा टीएफ एम बी इंटू में डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी इंटू में 1000, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहां से डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करूं, तो वो भी तो बेटे यही होगा, के एफ इंटू में डब्ल्यू बी बाय एम बी, 1000 बाय डब्ल्यू ए, राइट। रख दो बेटे वैल्यू को। तो अगर मैं यहां से के एफ कैलकुलेट करूं तो इसमें भी सेम आएगा, डेल्टा टी एफ एम बी डब्ल्यू ए डिवाइड बाय डब्ल्यू बी इंटू में 1000। अब बेटे क्योंकि दोनों के के एफ बराबर होंगे, इसका के एफ बराबर होगा इस वाली सिचुएशन के एफ के बराबर, तो मैं दोनों फॉर्मूलों को एक साथ रखूंगा। तो बेटे कैसे रखना है उसको देख लेते हैं। के एफ इज इक्वल्स टू के एफ, यहाँ पे के एफ की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी एफ एम बी डब्ल्यू ए
1000 बाय WB इंटू में 1000, यहाँ पे रख लेते हैं डेल्टा TF इंटू में MB WA पॉन WB इंटू में 1000। अब बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसकी डेल्टा TF की वैल्यू तो 4 थी, MB कितना है 342, सुक्रोज का सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 डिवाइड बाय WB कितना है बेटे यहाँ पे हमारे पास, हमें यहाँ WB कितना दिया गया था 10%, 10 ग्राम है, ठीक है, तो 10,000। अब बेटे यहाँ डेल्टा TF मुझे निकालना है, निकाल लेते हैं। MB कितना होगा 180 क्योंकि ग्लूकोज है, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1000। अब देखो बेटे कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना, 90 90 खत्म, 1000 1000 खत्म, 10 10 खत्म, ठीक है। अब डेल्टा TF कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा TF आएगा बेटे हमारा निकल के यहाँ से 4 इंटू में 342 डिवाइडेड बाय 180। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आसान पड़ेगा। अब तो ये आ रहा है हमारा 4 इंटू में 342 डिवाइड बाय 180, 7.6 आ रही है इसकी वैल्यू, 7.6। नाउ डेल्टा TF तो बेटे हमारा इसके बराबर था, T सॉल्वेंट माइनस T ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, और वो बराबर आया 7.6 के। तो बेटे अगर मैं T सॉल्यूशन निकालूं तो क्या होगा, 273.15 में से माइनस कर दिया जाए 7.6 को मैं कर देता हूं बेटे माइनस 273.15, क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास आंसर 265.55 केल्विन। ये हमारे पास सॉल्यूशन का टेम्परेचर आ जाएगा ग्लूकोज के लिए, कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन इतने टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। ओके बेटे, तो हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था और हमने किस तरह से उसको टैकल किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहता है 30 ग्राम यूरिया, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें 30 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास कितना दिया हुआ है बेटे 60 ग्राम पर मोल, सॉरी पर मोल, डिसॉल्व यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट रखा है 846 ग्राम, वाटर है, ओके गुड। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, वेपर प्रेशर निकालो किसका, वाटर, यानी कि सॉल्वेंट, क्योंकि यही है हमारे पास पानी, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालो, कैलकुलेट ये करना है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ, एक मिनट, अच्छा सॉल्यूशन के लिए निकालना है, नॉट सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए निकालना है। हमने आधी पढ़ के देख ली, पूरा पढ़ना था। पी सॉल्यूशन निकालने को कहा गया है, पी ऑफ वाटर गिवन है 23.8 mmHg, ठीक है बेटे, ओके। तो बस यही है, ओके आ जाओ। तो बेटे हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है जो आपने उसमें भी पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी, ठीक है बेटे। और क्योंकि यहाँ पे वाटर का वेट देखो आप 846 और सॉल्यूट का वेट देखोगे 30, तो ये ऑलमोस्ट डाइल्यूट की सिचुएशन है, तो डाइल्यूट सिचुएशन में आप ये रख सकते हो NB बाय Na, ठीक है। तो अब बेटे देखिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू WB बाय MB इंटू में MA बाय WA। इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है बेटे। तो देखिए बेटे कैसे सॉल्व करना है, WB की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटे इसका यूरिया का 60, सिर्फ फिर उसके बाद क्या है 18, ये सॉल्वेंट का होगा तो हमारे पास पानी का मॉलिक्यूलर मास 18, 846। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर दूं तो बेटे ये कितना आएगी, 9 को डिवाइड कर देते हैं 846 से, क्यों, क्योंकि देखो बेटे 3 दूनी 6, 2 आया और इसे काटूंगा तो ये 9 आ जाएगा, 9 को डिवाइड कर दो 846 से, तो बेटे ये वैल्यू आती है आपकी 0.0106, ये आएगी वैल्यू 1 माइनस पी एस अपॉन में, और पी नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है बेटे 23.8 mmHg। तो बेटे इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, तो जब हम ऐसा करेंगे तो पी एस बाय 23.8 को अगर मैं इस साइड लेके आ रहा हूं तो ये पूरी वैल्यू जाएगी इस साइड, तो ये 1 में से माइनस होगी 0.0106,
इसे हम माइनस कर देते हैं 1 में से, तो बेटे ये वैल्यू आ जाती है हमारी निकल के 0.989 PS बाय 23.8। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे बेटे इसकी PS की, 23.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.989, तो 23.8 इंटू में 0.989, 23.5 mmHg आ गया हमारा P सॉल्यूशन, P ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूट हमने कम डाला सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम यहाँ से P सॉल्यूशन को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए बेटे हमें, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटे बहुत सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो दो पूछी हैं, तो आप लिखेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल की 0 होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम मिक्सिंग कितना होगा 0 होगा। इसकी क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा बेटे इसमें नॉट इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक बेटे आपको अभी तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रहा होगा किस तरह से इन सॉल्यूशंस को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें ये देखना था, हमने वो देखा, हमने क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज को पुट करना सीखा। मेन काम हमारा पुट करना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा हमें, जिससे कि हमारी एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। ठीक है बेटे, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था बेटे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट होता है तो बेटे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, इसकी एट द एंड मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज होंगे, तब तक के लिए बेटे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।